सर आज हमारी इस वर्कशॉप का चौथा दिन चौथा सेशन है। और आज से पहले हमने पहले दिन में इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट और सैलरी कवर किया था। सेकंड डे पे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कवर किया था। कल हमारी एजेंडा में इनकम फ्रॉम बिजनेस था, लेकिन मैंने आप लोगों को इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ साथ ही लॉसेस के प्रोविजंस भी कवर करवा दिए थे। आज के एजेंडा में हमने दो एरियाज कवर करना है। एक है हमारे पास टैक्सेशन ऑफ एओपी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट्स मेंबर। और दूसरे एरिया हम आज कवर करेंगे टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स कंसेशंस एंड टैक्स क्रेडिट्स। तो जिस तरह से हमने पिछले 3 दिन गुजारे, इन दो एरियाज में भी हम प्रोविजंस का, हम कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन देखेंगे और साथ साथ इलस्ट्रेशन, साथ साथ उसके आईकेप के पास पेपर की क्वेश्चंस देख रहे होंगे। देखिए, टैक्सेशन ऑफ यूपी के चैप्टर में थियोरेटिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअली कवर करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बड़े लिमिटेड से हैं। और बड़े लिमिटेड से कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से हमारे पास इंडिविजुअल एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 7 तरह के टैक्स पर्सन थे। इन्हीं 7 तरह के टैक्स पर्सन में से एक टैक्स पर्सन आपके पास एओपी भी है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जिस तरीके से आइसोलेशन में एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन होती है, जिस तरीके से आइसोलेशन में अब एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन करते हैं, इसी तरीके से हम एओपी को एक सेपरेट टैक्स पर्सन ट्रीट करते हैं। और एओपी की पर्सन के ऊपर, एओपी के ऊपर पूरी सेपरेट इनकम और टैक्सेशन की वर्किंग हो रही होगी। यानी जिस तरीके से तुम एक इंडिविजुअल की सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम के ऊपर पूरी कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हो, टैक्स लाइबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करते हो, सेम इसी तरह से तुम एयूपी को एक सेपरेट टैक्स पर्सन कंसीडर करोगे और सारे प्रोविजंस एओपी पे अप्लाई करते हुए एओपी की इनकम और टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन हो रही होगी। सर एओपी होता क्या है? सर जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई भी ज्वाइंट इनकम कमाए, जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई भी ज्वाइंट इनकम कमाए, फिर चाहे वो किसी ज्वाइंट बिजनेस से कमा रहे हो, किसी ज्वाइंट वेंचर से कमा रहे हो, किसी ज्वाइंट ओनरशिप से कमा रहे हो, तो इन मल्टीपल ज्वाइंट पर्सन की जो इनकम आ रही होगी वो हमारे टैक्स लॉ में एज इनकम ऑफ ईओपी चार्जेबल टू टैक्स हो रही होगी। ईओपी के ऊपर वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो आप किसी भी पर्सन की इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त अप्लाई करते हो। यानी कि मैं बताना ही चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जनरली एग्जाम में एओपी की इनकम के डाटा में इनकम फ्रॉम बिजनेस का डाटा आ रहा होगा। हो सकता है एओपी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज का डाटा आ रहा हो। आपने सबसे पहले क्या करना है एओपी की इनकम कैलकुलेट करनी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एओपी है और इस एओपी के लेट्स से के 3 पार्टनर्स हैं। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी और एक है एक्स वाई जी कंपनी। एक है एक्स वाई जी कंपनी। देखिए एओपी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। एओपी दो या दो से ज्यादा पर्संस का कॉम्बिनेशन है। तो वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एओपी है जिसके 3 पार्टनर्स हैं, जिसके 3 मेंबर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और एक्स वाई जी कंपनी। लेट्स से मिस्टर ए की शेयर होल्डिंग है, मिस्टर ए की पार्टनरशिप है 25% की हद तक। मिस्टर बी की शेयर होल्डिंग, मिस्टर बी की पार्टनरशिप है 35% की हद तक। और 25 35 कितना हुआ 60। मिस्टर एक्स वाई जी कंपनी की शेयर होल्डिंग है 40%। हमारे पास एक एओबी है जिसमें 3 पार्टनर्स है, मिस्टर ए 25% पे, मिस्टर बी 35% पे और एक्स वाई सी कंपनी 40% पे। अब क्या करोगे कि लॉ के प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए वो सारे प्रोविजंस जो आपने 5 ईयर्स ऑफ इनकम में कवर किए, आप इस ईओपी की इनकम कैलकुलेट करोगे। आप इस ईओपी की इनकम कैलकुलेट करोगे। जब आप इस ईओपी की इनकम कैलकुलेट करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एओपी के पास इनकम अराइज ना हो, एओपी के पास लॉस अराइज हो जाए। अगर एओपी की इनकम की कैलकुलेशन में आपने देखा कि एओपी का लॉस आ गया है, तो सर अब एओपी का लॉस मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। एओपी अपना लॉस खुद ही एडजस्ट करेगी या फिर खुद ही कैरी फॉरवर्ड कर रही होगी। सेम वही रूल्स अप्लाई करते हुए जो हमने लॉसेस की ट्रीटमेंट के प्रोविजंस में कवर किए। अगर एओपी के पास लॉस आ जाता है तो एओपी का लॉस मेंबर्स को सरेंडर नहीं किया जाएगा। एओपी अपना लॉस
खुद ही फॉरवर्ड करके, खुद ही कैरी फॉरवर्ड करके, खुद ही सब्सिक्वेंट ईयर्स में एडजस्ट कर रही होगी। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन अगर आपने एओपी की इनकम कैलकुलेट की और एओपी की इनकम कैलकुलेट करने के बाद एओपी के पास इनकम आ जाती है, तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि एओपी की इनकम कैलकुलेट करने के बाद एओपी की इस इनकम में जितना कंपनी का हिस्सा है हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। जितना कंपनी का हिस्सा उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने एओपी की इनकम कैलकुलेट की और एओपी की इनकम आ गई लेट से 1000। अभी मैंने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इनकम की कंपटीशन की, तो एओपी की इनकम आ गई 1000। हम क्या करेंगे कि इस 1000 रुपए की इनकम से कंपनी का हिस्सा माइनस कर देंगे। इस 1000 रुपए की इनकम से कंपनी का हिस्सा माइनस कर देंगे। सर कंपनी की हिस्सा कितना है हमारी एग्जाम्पल में? 40%। तो मैं 1000 का 40% यानी कि 400 माइनस कर दूंगा, तो बकाया रह जाएगा हमारे पास 600। अब ये जो 400 कंपनी का हिस्सा आपने माइनस किया ना, इसके ऊपर एओपी टैक्स पे नहीं करेगा, इसके ऊपर कंपनी खुद टैक्स पे कर रही होगी। लकीली स्पीकिंग हमारे कैफ2 के करिकुलम में कंपनी की टैक्सेशन है ही नहीं। लेकिन जब आप लोग इंशाल्लाह सीए फाइनल में आ जाओगे और कंपनी की टैक्सेशन देखोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि कंपनी को एओपी से जो भी हिस्सा मिल रहा होता है, एओपी उसे अपनी इनकम में शो करती है, और सॉरी, कंपनी उसे अपनी इनकम में शो करती है और कंपनी उसके ऊपर खुद से अपने कॉर्पोरेट रेट 29% पे टैक्स डिस्चार्ज कर रही होगी। अब आपने एयूपी की इनकम से कंपनी का हिस्सा एक्सक्लूड किया, कंपनी का हिस्सा बाहर किया, जो बाकी एयूपी की इनकम आ गई, जो बाकी एयूपी की इनकम आ गई, इस इनकम के ऊपर, इस इनकम के ऊपर एओपी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रही होगी। इस इनकम के ऊपर एओपी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रही होगी। सर टैक्स लायबिलिटी कैसे वर्कआउट करेंगे? सर टैक्स लायबिलिटी एओपी के केस में हम स्लैब रेट ऑफ टैक्स से वर्कआउट कर रहे होंगे। जो हमारे पास नॉन सैलरी इंडिविजुअल के स्लैब रेट थे, वही हमारे लिए एओपी के स्लैब रेट्स हैं। हम एओपी की इनकम के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर रहे होंगे। अब एओपी की इनकम, एओपी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना कोई यूनिक काम नहीं है। जैसे हम इंडिविजुअल की वर्किंग करते थे, वैसे हम एओपी की भी वर्किंग कर रहे होंगे। लेकिन यूनिक काम क्या है कि वंस आपने एओपी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, अब आपने इस एओपी की इनकम को इंडिविजुअल मेंबर्स में ब्रेक करना है। सर एओपी की 600 की जो इनकम रह गई थी, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी से पर्टेन करती थी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी का इस 600 की इनकम में हिस्सा कितना है? सर 250 और 350। अच्छा ये 250 और 350 ना 600 मल्टीप्लाई बाय 25% कैलकुलेट नहीं होगा। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 25% डिवाइडेड बाय 60% होगा। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 35% डिवाइडेड बाय 60% होगा। ए और बी के हाथों में हिस्सा कितना आ गया? 250 और 350। ए और बी के हाथों में, ए और बी के हाथों में जो ये हिस्सा आया है ना एओपी की इनकम से, ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। यानी कि अगर एओपी ने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया, तो टैक्स पे करने के बाद एओपी की इनकम इंडिविजुअल मेंबर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, इंडिविजुअल मेंबर्स के हाथों में जो एओपी की इनकम आएगी, वो इंडिविजुअल मेंबर्स के हाथों में एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। लेकिन मेंबर्स के हाथों में एओपी की इनकम का हिस्सा एग्जाम तो है, लेकिन इस हिस्से को एक कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एवरेजिंग। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एवरेजिंग। अब ये एवरेजिंग क्या होता है, ये मैं डायरेक्ट आपको सवाल में अप्लाई करके बताऊंगा। एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट में हम करते ही हैं कि हम एग्जाम्प्ट इनकम को टैक्सेबल इनकम अज्यूम करते हैं और एक हायर स्लैब रेट कैलकुलेट करता है, एक हायर एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करता है, और जो भी हायर एवरेज रेट ऑफ टैक्स वर्कआउट होता है इंडिविजुअल की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे, उस हायर एवरेज रेट से टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की जाती है। यानी कि फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटेशन, ईओपी के हाथों से आने वाला हिस्सा मेंबर्स के हाथों में एग्जाम तो होगा, लेकिन पहले आप इसे मेंबर की टैक्सेबल इनकम ट्रीट करोगे, अज्यूम करोगे, और मेंबर का एक स्लैब रेट ऑफ टैक्स इस्तेमाल करते हुए एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करोगे। फिर जो भी वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स वर्कआउट होगा, उसी एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मेंबर्स की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का मतलब है इसमें एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी नहीं आएगा, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की जाएगी। क्या ये बातें सुनने में समझ आ रही है? अप्लाई कैसे होगी वो तो हमें सवाल में दिख जाएगा। क्या ये बातें सुनने में समझ आ रही है हमें? सर एक सवाल देखते हैं हमारे पास।
एओपी की टैक्सेशन से पर्टेनिंग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हैंडआउट अभी आप फिजिकल वालों को मिल जाएगा थोड़ी देर में। हमारे पास स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है 19 मार्क की वेटेज इस सवाल की। इस सवाल में एक एओपी प्रोवाइडेड है, एओपी की भी इनकम, एओपी की भी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और साथ साथ एओपी की एक मेंबर की इनकम और लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे, पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूं। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute the correct head of income, total income and taxable income and tax liability for the tax year 2024 of Jamshed Chemical, ये यहाँ पे एक एओपी है, एंड सुल्ताना ये एओपी का मेंबर है। इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, शो ऑल रेलेवेंट एग्जम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। पहले मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर ए पे फोकस करता हूं कि हमने जमशेद केमिकल और सुल्ताना की हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करनी है। सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है for the purpose of this question assume the date today is 30th September 2024, Jamshed and Sultana are equal partners in Jamshed Chemical, which is engaged in the manufacturing and supply of industrial chemicals. The following information has been extracted from the Jamshed Chemical record for the year ended 30th June 2024. सर हमारे पास 49 मिलियन की सेल्स अवेलेबल है, 31 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 18 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट, 6 मिलियन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, 1 मिलियन फाइनेंस कॉस्ट, 2 मिलियन की अदर इनकम और 13 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड 2.5 लाख अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। सर हम ये बात जानते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड अलाउ होता है, टैक्स लॉ में हमें प्रोविजन का एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, बिकॉज प्रोविजन आर नॉट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, दे आर फ्यूचर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, तो ये डिसअलाउ कर देंगे। फिर कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी ऑफ 4.5 लाख पेड टू ईच पार्टनर। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कल आपको सेक्शन 21 में बताया था कि अगर एक एओपी अपने पार्टनर को, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन डेट, सैलरी, ब्रोकरेज एंड कमीशन ये चीजें पे करें, तो ये चीजें एओपी के लिए एक्सपेंस नहीं है, ये चीजें एओपी के लिए एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। हाँ अगर एओपी अपने पार्टनर को रेंट पे करता है तो ये एओपी के लिए रेंट एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए रेंट इनकम कंसिडर किया जाएगा। इस एओपी ने अपने दोनों पार्टनर को 4.5 लाख की सैलरी पे की, ये हम एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 3,25,000 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट। सर ये भी अलाउ नहीं होगा, एओपी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करे, ये एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं हो सकता। अदर इनकम जो हमारे पास आ रही है 2 मिलियन, उसमें कहता है कि अदर इनकम इंक्लूड्स bad debt recovered of 2,25,000, bad debt recovered of 2,25,000, यानी कि अदर इनकम के इस 2 मिलियन के अमाउंट में ये 2,25,000 रुपए की रिकवरी शामिल है, पूरी 2,25,000 की रिकवरी शामिल है। आगे कहता है JC had previously written off a debt of 4 lakh in June 2022 and initiated a legal claim against the debtor to recover. Tax authorities had allowed a deduction of 3 lakh in tax year 2022. अब देखो 4 लाख का तुम्हारा डेट था, टैक्स वालों ने तुम्हें 3 लाख रुपए अलाउ किया था, यानी कि टैक्स वालों ने तुम्हें 1 लाख रुपए अलाउ नहीं किया था इस अजम्पशन पे कि यार 1 लाख रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके रिकवर कितने हुए 225, तो हमारी जो एक्चुअल रिकवरी है वो एक्सपेक्टेड रिकवरी से ज्यादा हो गई है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंशियल है 225 और 1 लाख का, ये हमारी इनकम में चार्जेबल टैक्स हो जाएगा। और जो अदर इनकम में अकाउंटिंग में 225 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसे हम रिवर्स भी कर रहे हो, क्योंकि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को हमने अंडू करना है और टैक्स एडजस्टमेंट को हमने अकाउंट फॉर करना है। इसके बाद अकाउंट्स में इनकम बनेगी, टैक्स में नहीं। पूरी जो रिकवरी हुई वो अकाउंट्स में इनकम बनेगी, क्योंकि अकाउंट्स में पूरा 4 लाख राइट ऑफ कर दिया है, 225 रिकवर हो गया, लेकिन टैक्स में तो अलाउ ही 3 लाख हुआ था, 1 लाख तो वैसे ही अलाउ नहीं हुआ था, तो टैक्स वालों के लिए सिर्फ 125 की इनकम है, पूरे 225 की नहीं। ज्यादा आएगा तो टैक्स वाले तो टैक्स तो करेगा।
ज्यादा अमाउंट को टैक्स करेगा, 125 को टैक्स करेगा। 1 लाख फॉर एग्जांपल रिकवर होना था, 2 लाख हो गया, टैक्स तो उसको टैक्स तो करेगा ना। देखें यहाँ सुने सर, सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1 लाख रिकवर होना था और 2 लाख रिकवर हो गया, तो टैक्स वाला 2 लाख रुपए को टैक्स करेगा? नहीं, क्योंकि टैक्स वाले ने जो पहले वाले हिस्से का 1 लाख है वो तो पहले ही टैक्स किया हुआ है। अब आप दोबारा वो पूरे 2 लाख दोबारा टैक्स नहीं कर पाओगे, आप एक्सेस रिकवरी को टैक्स करोगे। फिर आगे कहता है अ नेट लॉस ऑफ 13 लाख, a net loss of 13,25,000, other income includes net loss of 13,25,000 from energy derivative contract. On 1st January 24, JC entered into this contract to purchase 300 barrel of crude oil for manufacturing various industrial chemical, aiming to hedge against future price fluctuation. The contract set to expire on 30 June 2024 was sold before its scheduled settlement date, leading to the loss. सर ये क्या है? सर ये स्पेकुलेशन लॉस है, और स्पेकुलेशन लॉस के बारे में हम जानते हैं कि स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से एडजस्ट होगा या फिर 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। सर इसका तो बिजनेस केमिकल का ही है ना, तो उसने अपनी इन्वेंटरी के लिए क्यों है? सर इसका तो बिजनेस ही केमिकल का है, तो इसने अपनी इन्वेंट्री के लिए नहीं किया। देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन ये है, स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी भी कमोडिटी के परचेज और सेल का कोई फ्यूचर या फॉरवर्ड एग्रीमेंट करते हो तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर जिसे फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है उसकी रॉ मटेरियल की हेजिंग के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये स्पेकुलेशन नहीं है। अगर एक ट्रेडर जिसे फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है वो उस अपने गुड्स की प्राइस फ्लक्चुएशन को हेज करने के लिए कोई फॉरवर्ड या फ्यूचर करे तो ये स्पेकुलेशन नहीं है। अब यहाँ पे किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही कि हमें कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्योरली प्राइस फ्लक्चुएशन से कमाने के लिए वाली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये हमारा स्पेकुलेशन लॉस बनता है। अगर यहाँ पे वो लिख देता कि एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए करें तो फिर ये स्पेकुलेशन लॉस नहीं बनता, फिर ये हमारा नॉर्मल बिजनेस लॉस बन जाएगा। अगर वो कहता है कि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है और उसकी हेजिंग के लिए हम ये वाला काम कर रहे हैं तो फिर ये स्पेकुलेशन नहीं होता, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस लॉस बन जाता। आगे कहता है ऑन 1st May 24, Sultana with Jamshed permission moved some of the office furniture to her residence for the personal use. The market price of the furniture at that time was 2 million and the furniture was initially purchased on 1st July 21 for 1.6 million. कह रहा है इस जमशेद केमिकल में एक फर्नीचर है जो सुल्ताना अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गई। सर हमने एक्विजिशन और डिस्पोजल का जो सेक्शन कवर किया है उसमें चेंज ऑफ यूज का सिनेरियो कवर किया है कि जब ये बिजनेस यूज में था तो ये बिजनेस एसेट था, अब ये पर्सनल यूज में आ गया तो अब ये पर्सनल एसेट बन गया, यानी कि बिजनेस एसेट की डिस्पोजल हो रही है। इवन तो कि यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है लेकिन स्टिल लॉ की नजर में ये बिजनेस एसेट की डिस्पोजल है, तो अब यहाँ पर हम डिस्पोजल गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि ये फर्नीचर है तो एओपी के हाथों में ये फर्नीचर की डिस्पोजल पे आने वाला गेन क्या कैपिटल गेन में टैक्स होगा या टैक्स ही नहीं होगा? कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। ये जो फर्नीचर तो एक फर्नीचर है ना, इसकी डिस्पोजल पे आने वाला गेन यूपी के हाथों में किस सेट में टैक्स करवाऊंगा या टैक्स ही नहीं करवाऊंगा? सर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा क्योंकि एओपी के लिए ये बिजनेस एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है तो ये डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो डेप्रिशिएबल एसेट की डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा होगा। समझ आ रहा है ना सबको? फिर आगे कहता है फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना, हमारे पास सुल्ताना की कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑन 1st जुलाई 2023 साल के पहले दिन सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया टू हर ब्रदर इम्पोर्ट हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। द प्रीवेलिंग फेयर मार्केट रेंट इन द एरिया वाज 1,70,000। कह रहे सुल्ताना ने अपनी एक प्रॉपर्टी अपने भाई को 1 लाख रुपए माहाना किराए पर दी जबकि प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट कितना है? 1,70,000। सर इस इनकम को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट टैक्स करवा देंगे। फिर कहता है additionally she received non-adjustable deposit of 3 lakh,
A non-adjustable deposit of 1.5 lakh received from previous tenant in July 2022 was refunded. कह रहा है पुराना एक टेनेंट था जिससे हमने 1.5 लाख का नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट लिया था जुलाई 2022 में, वो हमने रिफंड कर दिया और अपने भाई से 3 लाख रुपए का नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट लिया। तो अब हम 3 लाख माइनस 1.5 लाख का वो अमाउंट जो कि ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, इन दोनों के डिफरेंशियल 10 सालों पे टैक्स नहीं करवाएंगे सर, क्योंकि सवाल को अगेन रीड तो करें प्रॉपर्ली। प्लॉट ऑफ लैंड की बात हो रही है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट की जो टैक्सेशन है वो सिर्फ बिल्डिंग के केस में होती है, वो लैंड के केस में नहीं होती। पिक किया था हमने या नहीं? घंटा एक नहीं किया था बस। पॉइंट नंबर 2, इन 2021 सुल्ताना रिसीव्ड 2000 शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी इन 2021, यानी कि 2 साल पहले की बात बता रहा है। सुल्ताना रिसीव्ड 2000 शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी लकी इंटरनेशनल लिस्टेड इन यूएसए from her friend Jamila as a gift. Jamila had acquired these shares in 2018 for PKR equivalent to 45 rupees. For PKR equivalent to 45 rupees while working in the US. The fair market value of each share at the time of transfer to Sultana was equivalent to 120. On 1st January 24, Sultana disposed of these shares for PKR equivalent to 200 per share and paid PKR equivalent to 82,000 in taxes in USA. बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। कहता है 2021 में 2-3 साल पहले सुल्ताना को 2000 शेयर्स मिले एक फॉरेन कंपनी के जो कि यूएसए में लिस्टेड है, अपनी दोस्त से। पहले तो मुझे बताओ ये फॉरेन कंपनी का शेयर नॉर्मल कैपिटल एसेट है या सिक्योरिटीज है? सर ये तो लिस्टेड है लेकिन पाकिस्तान में लिस्टेड नहीं है ना, तो ये इनकम टैक्स लॉ की नजर में प्राइवेट कंपनी है, और इनकम टैक्स लॉ की नजर में प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का शेयर सिक्योरिटीज नहीं होता, नॉर्मल कैपिटल एसेट होता है। ये समझ आता है। अब 2021 में हमारी दोस्त ने हमें 2000 शेयर्स गिफ्ट किए। हमारी दोस्त ने ये शेयर्स 2018 में 45 रुपए के खरीदे थे। जब हमें गिफ्ट किए तब उसकी वैल्यू 120 रुपए थी और 1 जनवरी 2024 में हमने ये शेयर 200 रुपए के बेच दिए। सर मेरा सवाल यह है कि सुल्ताना के लिए कॉस्ट 45 होगी या 120 होगी? 120 होगी। क्यों? क्योंकि सुल्ताना को ये शेयर्स दोस्त से मिले, रिलेटिव से नहीं मिले। यानी कि 2021 में जब सुल्ताना को ये शेयर्स मिले होंगे ना, तो ये सुल्ताना की 2021 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना होगा। किस वैल्यू पे? सर 120 की वैल्यू पे, और यही 120 की वैल्यू सुल्ताना के लिए कॉस्ट बनी। अब जब सुल्ताना ने इसको बेचा तो 200 माइनस 120 हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। और ये जो कंपनी है ये फॉरेन कंपनी है, यानी कि जो तुम्हारे पास यहाँ कैपिटल गेन आएगा ये कौन सा कैपिटल गेन है? सही है, फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है। और सुल्ताना ने इस पे 82,000 का यूएस में टैक्स भी पे किया है, तो अब यहाँ पर हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर रहे होंगे। क्या ये बातें समझ आती है? हमें आगे कहता है सुल्ताना इज ऑल्सो अ रिनोन्ड ऑथर and has written various numerous books on environment pollution. She completed her latest work titled The Ocean of Plastics over a period of 2.5 years. In December 2023, she received a lump sum payment of 5,04,000 as royalty from her latest work. सर हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक प्रोविजन कवर ये किया था कि अगर कोई ऑथर ऑफ आर्किटेक्चर या लिटरेचर वर्क है और उसका वर्क ड्यूरेशन 24 मंथ से एक्सीड कर जाए, 24 मंथ से एक्सीड कर जाए, जो भी अपने लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क के अगेंस्ट आपको रॉयल्टी मिलेगी, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस रॉयल्टी के अमाउंट को करो डिवाइडेड बाय 3। एक हिस्सा करंट ईयर में, एक हिस्सा पिछले साल में, और एक हिस्सा पिछले से पिछले साल में टैक्स करवाओ। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये कंपल्सरी नहीं है। अब यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास पिछले 2 सालों की इनकम का कोई डेटा ही नहीं है, तो फिर हम मजबूरी में क्या करेंगे कि पूरा अमाउंट करंट ईयर में टैक्स करवा देंगे, पूरा अमाउंट करंट ईयर में टैक्स करवा देंगे। और इन्होंने इस सवाल की सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे यही पूछा है कि व्हाट अदर ऑप्शन इज अवेलेबल टू सुल्ताना फॉर कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेशन ऑफ रॉयल्टी, रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है एक तो ये कि हम रॉयल्टी की इनकम को करंट ईयर में ही टैक्स करवा देंगे,
लेकिन इसके अलावा सुल्ताने के पास और क्या ऑप्शन है? सर सुल्ताने के पास ऑप्शन ये है कि चूंकि इसने जो किताब लिखी है उसमें 2.5 साल का अर्सा लगा है, यानी कि 30 महीने लगे हैं। तो अब सुल्ताने के पास ये ऑप्शन है कि वो इस 5,04,000 के अमाउंट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा करंट ईयर में, एक हिस्सा लास्ट ईयर में, और एक हिस्सा लास्ट से लास्ट ईयर में चार्जेबल टू टैक्स करवा दे। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर एक दफा सवाल को आप लोग भी रीड करें, फिर हमें से सॉल्व करना है। अच्छा, एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, सुनिएगा, कि सर ये जो यूएसए वाली कंपनी है, ये पब्लिक, ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, यानी कि हमारे लिए ये गेन अदर कैपिटल गेन में जाएगा, ये सिक्योरिटीज का गेन नहीं है, लेकिन ये यूएस में लिस्टेड है। तो क्या मैं यहाँ पर 0.5% नोशनल एक्सपेंस की एडजस्टमेंट लूंगा? सवाल ये पूछा कि ये फॉरेन कंपनी है, हमारे लिए ये प्राइवेट कंपनी है, हमारे लिए ये अदर कैपिटल एसेट्स में फॉल करेगा, सिक्योरिटीज नहीं है, लेकिन स्टिल ये यूएस में लिस्टेड है। क्या मैं इसके ऊपर 0.5% की नोशनल एडजस्टमेंट लूंगा? नहीं सर, हम नहीं लेंगे। 0.5% वाली जो नोशनल एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है वो सिर्फ सिक्योरिटीज के केस में लिस्टेड सिक्योरिटीज में अलाउ होगी। नोशनल एक्सपेंस वाली जो एडजस्टमेंट वो सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज में अलाउ होगी। ये लिस्टेड तो है लेकिन ये सिक्योरिटीज नहीं है, तो यहाँ पर 0.5% की नोशनल एक्सपेंस की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। चलिए जी, यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवाता हूँ इस सवाल को। हमारे पास स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम जमशेद केमिकल की वर्किंग करते हैं, जो कि एक रेजिडेंट ईओपी है, और टैक्स ईयर है हमारे पास 2024। सर हमारे पास लार्जली जो इनकम है सीओबी की वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और अगर किसी और हेड की इनकम होगी तो उसे भी हम देख लेंगे। सर हमारे पास सीओबी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 13 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में प्रोविजन शामिल था, ये मैं अलाउ नहीं होगा, तो प्रोविजन को मैं डिसअलाउ कर दूंगा, 2.5 लाख रुपए मैं ऐड कर दूंगा। फिर हमारे पास सैलरी टू पार्टनर थी। अच्छा, ये मंथली सैलरी नहीं है, ये पूरी एनुअल सैलरी बताई इन्होंने, 4.5 लाख रुपए, और दो पार्टनर्स थे यहाँ पे, सुल्ताना और जमशेद। तो हमारे पास सैलरी टू पार्टनर डिसअलाउ हो जाएगा, 4.5 लाख इंटू 2, 9 लाख। फिर हमारे पास इंटरेस्ट टू पार्टनर है 325 ईच पार्टनर। $3,25,000 इंटू 2 कितना होगा? 6.5 लाख। 6.5 लाख। फिर हमारे पास अदर इनकम इंक्लूड्स, अब देखिए अदर इनकम इंक्लूड्स बैड डेट रिकवर्ड ऑफ 225। तो पहले तो मैं क्या करता हूं कि रिकवरी ऑफ बैड डेट जो कि अकाउंटिंग के पीएनएल में शामिल है, जो कि अकाउंटिंग के पीएनएल के अदर इनकम में शामिल है, पहले आप उसे एक्सक्लूड कर दें। फिर आप एक्सेस रिकवरी देंगे कि एक्सेस रिकवरी कितनी हुई है। सर हमें रिकवरी हुई है 2,25,000 की, माइनस हमारा 4 लाख का बैड डेट था, जिसमें से 3 लाख रुपए हमें पहले ही अलाउ हो गया था। 4 लाख का बैड डेट था जिसमें से 3 लाख हमें पहले ही अलाउ हो गया था, यानी कि 1 लाख अलाउ नहीं हुआ था।
इस एस्टिमेशन पे कि ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन रिकवरी कितनी हुई? 225। तो 225 और 1 का डिफरेंस देखें तो एक्सेस रिकवरी कितनी हुई है? 1,25,000 रुपए। ये हमारी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में अदर इनकम इंक्लूड्स अ नेट लॉस ऑफ 325 सॉरी 1325 फ्रॉम एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सर ये नेट लॉस है, अदर इनकम में शामिल है। स्पेकुलेशन लॉस है ये। अब इसको हटाने के लिए मैं ऐड करूं या लेस करूं? लेकिन इनकम तो पीएनएल में ऑलरेडी ऐड हुई हुई होती है। सर वो इनकम में नेट हुआ है, यानी एक्चुअली आपकी इनकम 13,25,000 है, और उस 13,25,000 में लॉस माइनस ही हुआ है, तो ये आपको फेस के ऊपर 2 मिलियन दिखाई दे रहा है। तो अंडू करने के लिए आप इसे ऐड नहीं करोगे, सॉरी आप इसे लेस नहीं करोगे, आप इसे ऐड करोगे। 13,25,000। फिर हमारे पास डिस्पोजल ऑफ एसेट है। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ एसेट के लिए हमें इस फर्नीचर की डब्ल्यूटीपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो, ये 16 लाख रुपए का फर्नीचर था जो कि 1 जुलाई 2021 में खरीदा गया था। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, डब्ल्यूडीवी ऑफ फर्नीचर, तो इसकी कॉस्ट थी 16 लाख। फर्नीचर पे हमें इनिशियल अमाउंट मिलता है? नहीं सर, फर्नीचर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो हमें देखो, 1 जुलाई 2021 में खरीदा है। 1 जुलाई 2021 टैक्स ईयर कौन सा है? 1 जुलाई 2021 टैक्स ईयर 2022 है। 1/2022 का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा। फर्नीचर का रेट कितना है? 15%। तो 16 लाख का 15%, 2,40,000 का डेप्रिसिएशन आपने 2022 में क्लेम किया होगा। तो आपके पास 1,360,000 की डब्ल्यूडीबी आ गई होगी। फिर आपने दोबारा 15% से 2023 में डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, 2,04,000। तो फिर आपके पास डब्ल्यूडीबी 1,360 माइनस 204, 1156,000। और फिर आपने 2024 में 15% से डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि सर 2024 में तो आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो ना। 2024 में तो आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो जिस साल हम एसेट बेचते हैं उस साल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। तो 11,56,000 इसकी डब्ल्यूडीबी आ गई। और जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 मिलियन। तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल 2 मिलियन माइनस 11,56,000 वर्किंग वन में कैलकुलेट किया है। कितना? 8,44,000। ये हमारा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर आ गया। इसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 हमें सुल्ताना के बारे में बताया है, तो यहां तक हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन आ गया 16,869,000, 16,869,000, 16,869,000। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन के लिए शो कर देंगे कि हमारे पास स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना था? 13,25,000। ये हमने इस एडजस्टमेंट से उठाया था। 16544। किसी और का भी यही बन रहा है? पहला वाला सही था, देख लो, चेक कर लो। अलग अलग क्यों आ रहा है?
ऑनलाइन वाले का तो बिल्कुल ही अलग आ रहा है, 16869 पहले वाला जो था, क्या था पहले वाला? 16869 16869 स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना था हमारे पास? 13,25,000। ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा 6 टैक्स ईयर्स के लिए। ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा 6 टैक्स ईयर्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल इनकम आ गई, और कुछ नहीं है ना यहाँ पे। इधर हाँ यही है बस। हाँ ना, यही है ना, और समझ में क्या था, सब अकाउंट फॉर कर लिया हमने। तो हमारे पास यही टोटल इनकम बन जाएगी, और यही इसकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 16869,000। अब देखिए, जब आपने टैक्सेबल इनकम देखी ना 10 मिलियन से ज्यादा, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है। सर अगर हम अपने पास स्लैब रेट ओपन करें, तो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के स्लैब रेट हमारे पास इनकम है 16 मिलियन, तो ये आखिरी वाले स्लैब में फॉल करेगी। अच्छा, आखिरी वाले स्लैब में क्या लिखा है? 16,10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन। लेकिन इसके नीचे एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो में कहता है कि अगर आप एक ऐसी ओपी हो जो कि रेलेवेंट प्रोफेशन के तहत ईओपी बनाना मजबूरी है, कंपनी नहीं बना सकते, तो फिर आपके लिए ये 45% नहीं बल्कि 40% होगा। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ये तो नॉर्मल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहते तो ये लोग कंपनी भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ईओपी बनाई है, तो अब यहाँ पे ये वाला स्लैब ही अप्लाई होगा। तो 16,10,000 प्लस 16869,000 माइनस 5.6 मिलियन पे 45%। हाँ हाँ हाँ, वो 16,10,000 सेम रहेगा, और वो भी सिर्फ उस वक्त जब एक ऐसी ओपी है जो कि अपने प्रोफेशन के तहत कंपनी नहीं बना सकती। वो बताया हुआ होगा आपको सवाल। नहीं, ये प्रोवाइजो जो है ना, ये लास्ट बजट में ही लॉ का पार्ट बना, इससे पहले ये था ही नहीं लॉ, तो ये पहली बार ही लॉ में आया है। आपके पास आएगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा, वो आपको क्लियर कट ये बात बता देगा कि भाई हमने इनकॉर्पोरेट करवाई है एओपी, क्योंकि हमारे लॉ प्रोफेशन के तहत हम कंपनी नहीं बना सकते। तो हमारे पास ये कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ? 058 6,681,050। इसी में हम ऐड कर देंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो वो आ जाएगा 681, सॉरी वो आएगा 668,105। सर ये हमारे पास इस ईओपी की टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। 7,349,155 हमारे पास इस ईओपी की टैक्स लायबिलिटी आ गई। सवाल का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, हमने इस ईओपी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली है। मेरा जैसे आईकेप की बाय रेगुलेशंस में लिखा है, आईकेप के बाय लॉज में लिखा है कि अगर आपने ऑडिट फर्म के तौर पे ऑपरेट करना है ना, तो आप कंपनी नहीं बना सकते, आपने फर्म ही बनानी है, आपने एओपी बनानी है। इसी तरीके से जो लॉयर्स होते हैं ना, उनकी भी एसोसिएशन में लिखा है कि आप कंपनी नहीं बना सकते, आपने एओपी बनाना है। ऐसा इसलिए कि एज अ ऑडिटर, एज अ लॉयर, हमारी हमारे क्लाइंट की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी हमारे क्लाइंट की तरफ जो
लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड होती है, कि अगर हमने गलत ओपिनियन दे दिया, अगर हमने गलत एडवाइस कर दिया तो ये हमारी बल्ली बन जाएगा। तो इसलिए हमारे प्रोफेशन में ये लिखा है कि हम कंपनी बना के लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, हमें ईओपी के तौर पे ही काम करना है। मिनाइल, ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसलिए चार्ज किया क्योंकि फर्म के लिए, क्योंकि एओपी के लिए ये फर्नीचर डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट पे जो गेन आता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होता है। शहजाद, इस सिनेरियो में आप सिर्फ 45 की जगह 40 लोगे। 16,10,000 अपनी जगह रहेगा, 16,10,000 प्लस 56 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पे 40%। चले जी, यहां देखें। अब हमें पार्टनर की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, पार्टनर की इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले पार्टनर के हाथों में इस ईओपी से कितना हिस्सा आया वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास इस ईओपी की टैक्सेबल इनकम कितनी है? सर हमारे पास इस ईओपी की टैक्सेबल इनकम है 16,869,000। देखिए, इस सवाल में गौर से सुनिएगा। इस सवाल में दोनों पार्टनर का हिस्सा इक्वल है, दोनों पार्टनर इक्वल सैलरी लेके गए, दोनों पार्टनर इक्वल इंटरेस्ट लेके गए। तो अगर मैं इस अमाउंट को सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर दूं ना, तो दोनों पार्टनर का हिस्सा सही कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा काम करें, क्योंकि ये तो सिर्फ इत्तेफाक इस सवाल में ऐसा है कि दोनों का हिस्सा भी बराबर है, दोनों की सैलरी भी बराबर है और दोनों का इंटरेस्ट भी बराबर है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एओपी के पार्टनर्स हैं उनका हिस्से का रेशो अलग अलग हो, वो सैलरी किसी और रेशो में लेके जा रहे हो, उन्हें इंटरेस्ट किसी और रेशो में मिल रहा हो। तब हम क्या करेंगे कि हम एओपी की जो टैक्सेबल इनकम प्लॉट करेंगे, इससे पहले आप लेस करोगे अमाउंट ऑलरेडी ड्रॉन एस सैलरी एंड इंटरेस्ट। ये लोग सैलरी और इंटरेस्ट के नाम पे कितना ले जा चुके हैं? ये लोग सैलरी और इंटरेस्ट के नाम पे कितना ले जा चुके हैं? सर 9 लाख और 6.5 लाख। तो 9 लाख और 6.5 लाख, ये ऑलरेडी 15,50,000 ले जा चुके हैं। तो टैक्सेबल इनकम से जो अमाउंट ये लोग ऑलरेडी ले जा चुके हमने वो माइनस किया, हमारे पास नेट डिविजिबल इनकम आ जाएगी 15,319,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ सुल्ताना। कैसे? कि सर ये जो 15,319,000 इसमें सुल्ताना का हिस्सा 50% है। 9 लाख की जो सैलरी दोनों लेके गए उसमें सुल्ताना की सैलरी 4.5 लाख थी, 6.5 का दोनों जो इंटरेस्ट ले गए उसमें सुल्ताना का इंटरेस्ट 3.25 था। 8,434 500 सर, ये हमारे पास सुल्ताना का हिस्सा आ गया। देखो, यहाँ पे तुम इस अमाउंट को अगर डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना तो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हर सवाल में ये अप्लाई नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप वो फॉर्मेट अपने जहन में मेमोराइज करें जो आपका हर सवाल में यूनिवर्सली अप्लाई हो, कि पहले टैक्सेबल इनकम से जो मेंबर्स ऑलरेडी ले गए उसको माइनस करें, जो नेट डिविजिबल इनकम आए उसके ऊपर रेशियो अप्लाई करें, और फिर जो पार्टनर ऑलरेडी ले गए वो हिस्सा ऐड करें, तो आपके पास शेयर ऑफ पार्टनर आ जाएगा। क्या ये समझ आता है? मैं यस सर। अब यहां तक हमारे पास ईओपी की टैक्सेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सुल्ताना के ऊपर, मतलब सुल्ताना की लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं।
सर हमारे पास सुल्ताना की कौन कौन सी इनकम थी? पॉइंट नंबर वन में, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में लिखा था कि प्लॉट ऑफ लैंड रेंट पे दिया 1 जुलाई 23 पे, साल के पहले दिन, क्योंकि अपने भाई को दिया है तो किराया चार्ज किया ₹1,00,000, जबकि फेयर मार्केट रेंट कितना था? 170। तो हमारे पास जो रेंट टैक्स होगा दैट वुड बी 170 इंटू 12। कितना? 2040,000। फिर हमारे पास यहाँ पर एक नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी था, लेकिन क्योंकि ये अंडरलाइंग प्रॉपर्टी लैंड है तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लैंड के केस में चार्जेबल टैक्स नहीं होगा। फिर हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए। नहीं सर हमें कोई एक्सपेंस नहीं दिया। सर कोई एक्सपेंस नहीं भी दिया स्टिल हमें यहाँ पे रिपेयर अलाउंस अलाउ नहीं होगा, क्योंकि लैंड के अगेंस्ट में रिपेयर अलाउंस भी अलाउ नहीं होता। तो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई 2040,000। फिर दूसरा हमारे पास सेकंड पॉइंट में फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन था। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी, लेकिन वो तो 2021 में थी। हम तो 2024 का रिटर्न बना रहे हैं, तो 2024 में हमने ये शेयर्स बेचे हैं, तो हमारे पास फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है। तो पॉइंट बी, फॉरेन सोर्स इनकम कैपिटल गेन। सर कितना? सर 2000 शेयर्स थे, 200 के बेचे, जब मिले थे तब फेयर मार्केट वैल्यू 120 थी, जो हमारे लिए कॉस्ट बन गई। तो 2000 शेयर्स इंटू 200 माइनस 120 कर दूं? 1,60,000 रुपए का फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है। तीसरा हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में रॉयल्टी इनकम थी। ये किस साइड में टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सर रॉयल्टी का अमाउंट था हमारे पास 5,04,000। अब देखिए, सुल्ताना के पास एक रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एक फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है और एक रॉयल्टी इनकम है। और इसके अलावा भी इसके पास एग्जैम्प्ट शेयर ऑफ ईओपी है। एग्जैम्प्ट शेयर ऑफ ईओपी कितना था इसका? 8,434,500। 8,434,500। तो 5 हेड्स की इनकम और एग्जाम इनकम का टोटल करें तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम से हम एग्जाम इनकम माइनस करें तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाता है। जरा टोटल इनकम कैलकुलेट करो। 2040,000, 1,60,000, 5,04,000 और 8434,000। और एग्जाम इनकम माइनस करें 8,434,500 27। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ ना एक यूनिक केस बन रहा है, समझिएगा, अभी कॉपी ना करो, ये चीज समझो जरा। देखो, सुल्ताना की जो है ना अपनी टैक्सेबल इनकम 2.7 मिलियन है, यानी कि सुल्ताना पे सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। सुल्ताना की अपनी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से कम है, यानी कि सुल्ताना पे सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। लेकिन सुल्ताना एक एओपी की मेंबर है, और जब हम एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हम एओपी से मिलने वाला एग्जाम्प्ट हिस्सा भी इनकम अज्यूम कर लेते हैं। वो हिस्सा मिलाकर इसका अमाउंट कितना बन रहा है? 11,138,000,500। ये 10 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि इसके ऊपर सरचार्ज वाला प्रोविजन अप्लाई
हो जाएगा। अब देखो टैक्सेशन किस तरह से होगी, कॉपी ना करो अभी, सिर्फ समझ लो इसे। देखो मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं सुल्ताना के लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करूंगा। सर तो ये सर चार्ट ऑफ टैक्स वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो एओपी का प्रोविजन क्या है कि एओपी के मेंबर को अपनी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे ही टैक्स देना है, और उसकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम क्या है, ये। लेकिन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स देना है ना, वो एक ऐसे रेट से देना है कि अगर एओपी के हाथों में एग्जेम्प्ट हिस्सा एग्जेम्प्ट ना होता, यानी कि मैं एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करूंगा। सर मैं एवरेज रेट कैलकुलेट करूंगा कि मैं सुल्ताना की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम लूंगा और इसमें एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ एओपी ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं टैक्सेबल इनकम में एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी ऐड करूं तो ये बन जाएगा 11,138,500। ऐसा ही है। अब जब आप इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो एक इस अमाउंट पे लगेगा स्लैब रेट, दूसरा चूंकि ये अमाउंट 10 मिलियन से ज्यादा है तो इस पे सरचार्ज भी लगेगा। ऐसा ही है ना सर? जरा इसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करें। ये रहा स्लैब, 16,10,000 प्लस 11,138,500 माइनस 5.6 मिलियन इंटू 45%। 4,102,325, 4,102,325 सबको पता नहीं ये कैसे बना है। अब 10% सरचार्ज 4,102,333, ये इस 11 मिलियन की इनकम पे टैक्स बनता अगर एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ ईओपी एग्जेम्प्ट ना होता। ये इस 11 मिलियन की इनकम पे टैक्स बनता अगर ये एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी एग्जेम्प्ट ना होता। टोटल कितना है इन दोनों का? फोर फाइव वन। हमने सुल्ताना की टैक्सेबल इनकम में एग्जाम शेयर ऑफ ईओपी ऐड किया और उस टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की इंक्लूडिंग सरचार्ज, क्योंकि ये टोटल अमाउंट 10 मिलियन से ज्यादा था। अब हम सुल्ताना की अगर टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करें तो वो कैसे वर्कआउट होगी सर? एवरेज रेट ऑफ टैक्स दैट इज 4,512,558 डिवाइडेड बाय 11,138,500, ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। मल्टीप्लाई बाय सुल्ताना की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 2,704,000। कितनी आ रही है टैक्स लायबिलिटी इसकी? 1095। क्या ये समझ आता है हमें? लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। फॉरेन टैक्स क्रेडिट रह गया है हमारे पास। फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन था ना। अब आते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट पे। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं आज रिवाइज करवाऊंगा ये, लेकिन बता देता हूं शॉर्ट में। लोअर ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड, फॉरेन इनकम टैक्स पेड सवाल में कितना था? 82,000, हमने यहाँ रीड किया था। एंड पेड पी की आर 82,000 इन टैक्सेस इन यूएस। तो 82,000 फॉरेन इनकम टैक्स पेड। इसे हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान टैक्स ऑन एफएसआई कैपिटल गेन। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? सुल्ताना की टैक्स लायबिलिटी 1095476 डिवाइडेड बाय सुल्ताना की टैक्सेबल इनकम दैट इज 2,704,000 मल्टीप्लाई बाय फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन की इनकम जो थी हमारे पास 1,60,000।
सर मैं रिपीट करता हूँ, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। मैंने न्यूमिनेटर में सुल्ताना का एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का नंबर रखा, डिनोमिनेटर में सुल्ताना की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम रखी। अच्छा, इसकी जगह ना अगर आप ये भी रखेंगे ना तो एक ही बात है, क्योंकि इसी एवरेज रेट से आपने ये कैलकुलेट किया है, तो आप ये रखें या ये रखें, एवरेज रेट आपका सेम ही कैलकुलेट होगा। और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया इसकी फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन के इनकम से, तो कितना आ रहा है? 64821। हाँ हाँ, अब इन दोनों का जो लोअर है 64821, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी कितना, 1095476 माइनस 64821, 1030655। सही है। एक मिनट, क्या इसके बाद मैं 82,000 रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करूंगा? हमने यूएस में टैक्स पे किया 82,000, क्या हम विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे? नहीं, विदहोल्डिंग टैक्स वो माइनस होता है जो हमने पाकिस्तान में पे किया हो। पाकिस्तान में थोड़ी पे किया 82,000, वो तो यूएस में पे किया है। पाकिस्तान के अगर कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस होते तो वो यहाँ से माइनस हो जाता है, लेकिन हमारे पास इस सवाल में कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस है ही नहीं। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी करें इससे, तो फिर हम अगले सवाल पे आते हैं। ये कॉपी कर लिया सबने? ये 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 अच्छा, यहाँ देखिए सवाल का सेकंड पार्ट भी है, उससे मैं समझा दूं, फिर कॉपी करते रहिएगा। देखिए हमारे पास अभी जो रॉयल्टी इनकम थी, हमारे पास जो रॉयल्टी इनकम थी, हमने पूरी की पूरी रॉयल्टी इनकम, करंट ईयर में टैक्स करवा दी। इसे डिवाइडेड बाय 3 करके 3 हिस्सों में इसलिए टैक्स नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास पिछले 2 सालों की इनकम का कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन सवाल के सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है, व्हाट अदर ऑप्शन आर अवेलेबल टू सुल्ताना फॉर टैक्सेशन ऑफ रॉयल्टी इनकम, रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली, यहाँ पे आपको सिनेरियो बेस्ड बताना है कि इस रॉयल्टी की टैक्सेशन के क्या और ऑप्शन सुल्ताना के पास अवेलेबल है, कंप्यूटेशन नहीं करनी। तो हम यहाँ पर किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे? देखिए एक तरीका तो यह है कि जो रॉयल्टी वाला प्रोविजन है ना, पहले आप वो कॉपी पेस्ट कर दें। सर वो प्रोविजन क्या है? सर वो प्रोविजन ये है कि where the work duration of an author of a artistic or literary work exceeds 24 months, the author may tax the royalty against such work in equal proportion in current year, in previous year and the year before the previous year। ये प्रोविजन है। और फिर आप अपनी ड्राफ्टिंग करें कि in view of above, Sultana may also tax the amount of royalty in 3 equal proportion as provided in the law। इस तरह से बात कर दें। या ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप लॉ का प्रोविजन और अपनी सिनेरियो अलग अलग नहीं, आप एक साथ सब कुछ बताएं। कैसे? लिखे मैं डिक्टेट करता हूं, लिखे मैं डिक्टेट करता हूं, लिखे पार्ट बी का सॉल्यूशन मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। सेंस the time taken by Sultana, since the time taken by Sultana to complete her latest work, since the time taken by Sultana to complete her latest work, that is the ocean of plastic, the ocean of plastic exceeds 24 months, exceeds 24 months, ब्रैकेट में लिखिएगा 2.5 year, 2.5 year, bracket close, since time taken by Sultana to complete her latest work, the Pacific Ocean, exceeds 24 months, comma, she may tax the amount of royalty, she may
tax the amount of royalty against her work in three equal proportion in current year, comma, in preceding year, comma, and in year before the preceding year, क्या लिखा हमने? Since time taken by Sultana to complete her latest work, the Pacific Ocean, exceeds 24 months, bracket 2.5 years, comma, he may tax the amount of royalty for her work in three equal proportion in current year, comma, in preceding year, comma, and in year before the preceding year. क्या ये समझ आता है? मैं अभी जरूरी नहीं है कि इतना परफेक्ट, लेकिन जैसे मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन टूटा फूटा भी आप अपनी अंग्रेजी में लिखते हैं इतना कि समझ आ जाए उसको, आपको 2 में से 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। एक मार्क हाँ बरोबर करते हैं सर, वही तो मार्क्स है सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। क्या दे रहे एक मार्क है क्या करते हैं सर? नेगेटिव वर्किंग भी तो होती है। नहीं, नेगेटिव वर्किंग नहीं होती सी में, नेगेटिव मार्किंग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास थोड़ी पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन एक अच्छा सवाल है यूपी की टैक्सेशन के हवाले से। स्प्रिंग 2019 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 2019 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 17 मार्क की वेटेज सवाल की कहता है, मुस्तफा अली एंड जैन are partners of a resident firm in Pakistan under the name and style of Mass Enterprises, that is MAES, which is engaged in the manufacturing and supply of auto parts. All the partners have equal share of profit and loss in the firm. Following information has been extracted from the accounting record of MAES for the tax year 2009. हमारे पास रुपीज इन थाउजेंड्स में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर अवेलेबल है। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। The above accounts have been prepared on cash basis and stock in trade have been valued on prime cost method. However, the partner want to change the method of accounting from cash basis to accrual basis. In this respect, the following information has been gathered. अच्छा, एक अच्छी एडजस्टमेंट है जो 2-3 दफा एग्जाम में पूछी गई है। कहता है कि ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं ना, ये कैश बेसिस पे बने हुए हैं। ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं ना, ये कैश बेसिस पे बने हुए हैं। और ये जो स्टॉक की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है ना, इसमें हमने स्टॉक इन ट्रेड को प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत वैल्यू किया है। लेकिन पार्टनर्स ये चाहते हैं कि अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे ले जाएं, और इसके लिए इन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है? इन्होंने हमें स्टॉक इन ट्रेड की प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू दी है। इन्होंने हमें स्टॉक इन ट्रेड की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू दी है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखिए, हमने टैक्स अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी के लिए लाजिम है कि वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस को एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवाएं। इंडिविजुअल और यूपी के केस में ऑप्शन है कि चाहो तो अपनी इनकम को एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवाओ, चाहो तो अपनी इनकम को कैश बेसिस पे टैक्स करवाओ। फिर हमने इसी चैप्टर में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के हवाले से कुछ प्रोविजंस पढ़े थे। और प्रोविजन ये थे कि अगर एक इंडिविजुअल या एओपी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर करता है, तो वो अपने स्टॉक को वैल्यू करने के लिए या तो प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करेगा या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करते हैं,
तो फिर लाजिम है कि आप अपने स्टॉक को एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे ही वैल्यू करेंगे। सर ये प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड हमें पता है क्या होता है? जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ी है उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो प्राइम कॉस्ट मेथड बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड है। मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में या प्राइम कॉस्ट मेथड में हम फिक्स ओवरहेड्स को एक्सपेंस आउट कर देते हैं, यूनिट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री में कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं, तो फिर मुझे लाजमन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। लेकिन अगर मैं अपनी इनकम कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर करता हूं, तो फिर मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो प्राइम कॉस्ट मेथड चलाऊं, मैं चाहूं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड चलाऊं। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि अभी जो अकाउंट तुम्हारे सामने है ना, ये कैश बेसिस पे बने हुए हैं और स्टॉक प्राइम कॉस्ट मेथड पे है। लेकिन अब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करें और कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस कर दें। जब हम इसे कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस करेंगे, तो हमें अपने स्टॉक की वैल्यूएशन को प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे ले जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी होगी कि हम इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर को प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में चेंज कर रहे होंगे। किस तरीके से? देखें, हमारे पास जो डाटा गिवन है उसकी बेसिस पे मैं दो टी अकाउंट्स बनाऊंगा। एक हम इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाएंगे प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत, और एक हम इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाएंगे कि हम प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड में जाना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास प्राइम कॉस्ट मेथड का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है। सर प्राइम कॉस्ट मेथड का ओपनिंग है 5200, क्लोजिंग है 7500। तो ओपनिंग आ जाएगा 5.2 मिलियन, क्लोजिंग आ जाएगा 7.5 मिलियन। हमारे पास प्राइम कॉस्ट मेथड का ओपनिंग अवेलेबल था, क्लोजिंग अवेलेबल था, और हमें ये मालूम है कि ये जो पीएनएल बना हुआ है ये भी प्राइम कॉस्ट मेथड पे बना हुआ है। तो यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे रखा हुआ है 91260, ये किस मेथड के तहत है? प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत। तो मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर 91260,000 रख दूंगा। इन्वेंट्री की टी अकाउंट की मूवमेंट तो पता है ना कि डेबिट साइड पे ओपनिंग और परचेजेस आती है, क्लोजिंग साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग आता है। तो मेरे पास ओपनिंग अवेलेबल है, क्लोजिंग अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल है। अगर मेरे पास ये तीन नंबर्स अवेलेबल हैं, तो मैं परचेजेस बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकता हूं। कितना? 93560000, 93560000। ये हम परचेजेस के नंबर तक पहुंच गए, बैलेंसिंग नंबर। अब करंट ईयर में हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को, हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरीकेकार को कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस, यानी कि प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे लेकर आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि ओपनिंग जो रखेंगे ना, वो प्राइम कॉस्ट मेथड वाला ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना करंट ईयर में वैल्यूएशन मेथड चेंज करने जा रहे हैं, तो ओपनिंग को तो नहीं छेड़ सकते ना, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो प्राइम कॉस्ट मेथड ही चल रहा था। लेकिन यहां जो क्लोजिंग रखेंगे ना, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वाली रखेंगे, दैट इज 8.8 मिलियन। और परचेजेस का नंबर तो एक्चुअल परचेजेस ही होगी जो हमने यहां कैलकुलेट किया है, दैट इज 93560,000। और अब हम एक ऐसा कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे एज अ बैलेंसिंग नंबर, जो कि प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे शिफ्ट हो जाएगा। 89,960। क्या ये एडजस्टमेंट सबको समझ आ रही है? क्या ये एडजस्टमेंट सबको समझ आ रही है? यस, एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है।
अच्छा, अगेन ध्यान से सुने मेरी बात। इस सवाल में कह रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत था। करंट ईयर में हम प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे जाना चाहते हैं। तो हमने पहले एक टी अकाउंट बनाया प्राइम कॉस्ट मेथड का, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड की रखी, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्राइम कॉस्ट मेथड की रखी और बैलेंसिंग परचेज कैलकुलेट कर लिया। फिर एक और टी अकाउंट बनाया जिसमें हम प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड में शिफ्ट हो रहे हैं करंट ईयर में। तो हमने ओपनिंग प्राइम कॉस्ट मेथड वाली ही रखी, क्लोजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत रखा, परचेजेस का नंबर एक्चुअल रखा और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह की एक और एडजस्टमेंट एक और सब अटेम्प्ट के सवाल में आई है। उसमें इन्होंने कहा है कि हमारा जो ये पीएनएल बना हुआ है ना, ये प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत बना हुआ है, लेकिन टैक्स में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं और हमें दोनों मेथड्स के ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए। मैं रिपीट करता हूं, एक और एडजस्टमेंट है जो किसी और अटेम्प्ट के सवाल में आई हुई है। उसमें क्या लिखा है कि हमारा पीएनएल ये प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत बना हुआ है, लेकिन टैक्स में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं और दोनों को ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। पहले तो ये कि जो बात मैंने अभी की और जो बात यह लिखी है, क्या दोनों सेम बात है अलग अलग बात है? सर, दो अलग अलग बातें हैं। इसमें ये लिखा है कि हम करंट ईयर में अपना मेथड चेंज कर रहे हैं, और जो मैं वर्बली आपको बता रहा हूं उसमें करंट ईयर में मेथड चेंज नहीं हो रहा। अकाउंट्स में प्राइम कॉस्ट मेथड चलता है, लेकिन टैक्स में हमेशा से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड चल रहा है। तो अब इस वाले सिनेरियो में क्या करेंगे? सर, इस वाले सिनेरियो में भी आप ये वाला अकाउंट तो बनाओगे ही, ओपनिंग प्राइम कॉस्ट मेथड, क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्राइम कॉस्ट मेथड और बैलेंसिंग परचेज कैलकुलेट करोगे। लेकिन इस सिनेरियो में जो आप दूसरा अकाउंट बनाओगे वो टोटली वो टोटली आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे बनेगा। यानी कि आपके पास इन्वेंट्री, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब दूसरे वाले सिनेरियो में जो मैं आपको वर्बली सिनेरियो बता रहा हूं, उसमें जो दूसरा डी अकाउंट बनेगा ना, उसमें हम मेथड चेंज नहीं कर रहे, उसमें हम हमेशा से ही टैक्स में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड चला रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ओपनिंग रखेंगे वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली रखेंगे 5900, जो क्लोजिंग रखेंगे वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट वाली रखेंगे 88000000, जो परचेजेस रखेंगे वो एक्चुअल रखेंगे 93560000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कितना। 90 क्या मैं ये समझा पा रहा हूं कि कब ये वाला काम करना है, कब ये वाला काम करना है? लास्ट वाला, जब आपसे कहे, लास्ट वाला में कौन है? तीसरा काउंट। देखें, पहले तो मैंने प्राइम कॉस्ट मेथड का अकाउंट बनाया, चाहे ये वर्किंग हो चाहे ये वर्किंग हो, ये तो काम करना ही पड़ेगा। इसमें मैंने ओपनिंग प्राइम कॉस्ट मेथड रखा, क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड रखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया और बैलेंसिंग परचेजेस कैलकुलेट कर ली। बेसिकली मुझे ये नंबर कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने ये टी अकाउंट बनाया था। ठीक है। अब एक सिनेरियो ये है कि वो आपसे कहता है कि हम करंट ईयर में अपना मेथड चेंज करने जा रहे हैं। तो जब तुम करंट ईयर में अपना मेथड चेंज करोगे ना, तो तुम ओपनिंग को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि लास्ट ईयर तो प्राइम कॉस्ट मेथड ही चल रहा था। ये तो तुम करंट ईयर में मेथड चेंज कर रहे हो ना। तो तुम क्या करोगे कि ओपनिंग प्राइम कॉस्ट मेथड वाला रखोगे, क्लोजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड वाला रखोगे, परचेजेस का नंबर एक्चुअल रखोगे और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लोगे। ये एक ऐसी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई है जिसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग करंट ईयर में प्राइम कॉस्ट से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड में चेंज हो गया। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर ये कहे कि ये जो पीएनएल बना हुआ है ये प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत है, लेकिन टैक्स में हमारी प्रैक्टिस ये रही है हम हमेशा ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड चलाते हैं, तो फिर आप ये वाला काम नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे? फिर प्राइम कॉस्ट मेथड से बैलेंसिंग परचेजेस कैलकुलेट करोगे और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का डी अकाउंट बनाओगे। चूंकि टैक्स में हमेशा से ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड रहा है, तो अब जो ओपनिंग भी आएगी वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वाली आएगी, क्लोजिंग भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वाली, परचेजेस का एक्चुअल नंबर और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस मेथड में जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किए ना,
इसने टोटली प्राइम कॉस्ट मेथड को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में चेंज कर दिया, एज इफ कि हमेशा से ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड था। दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये कब इस्तेमाल होगा, ये कब इस्तेमाल होगा। पक्की बात है। वापस से सवाल पे आता है। सर एक स्टूडेंट ने कहा कि पॉलिसी का चेंज तो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट नहीं करते। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो FAR 1 IS 8 में होता है, टैक्स में IS 8 एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट नंबर 2 कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ यूज मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना ऑन 31 जुलाई 2008 अमाउंटिंग टू 2.11 मिलियन। ये जो तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसके अंदर 21,10,000 रुपए यूज मशीनरी की वैल्यू शामिल है। सॉरी, यूज मशीनरी इंपोर्टेड की वैल्यू शामिल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड, यानी कि इस अमाउंट में 21,10,000 रुपए इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीनरी की अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दी है। The cost include payment of custom duty of 90,000 and income tax of 1,10,000 to the collector of custom। अब देखें, ये मशीनरी पूरी तो एक्सपेंस आउट नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो मैं 21,10,000 रुपए को एक्सपेंस से बाहर कर दूंगा, फिर इसे करूंगा डेप्रिशिएट, फिर इसे करूंगा डेप्रिशिएट, और यूज्ड है लेकिन इंपोर्टेड है तो इनिशियल अमाउंट भी मिलेगा। अब 21,10,000 में वो कहता है कि 90,000 कस्टम ड्यूटी के हैं और 1,10,000 इनकम टैक्स के हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 1,10,000 तो हटा दूंगा, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 90,000 रुपए नहीं हटाऊंगा। सर ये आपने कहां से कंक्लूड किया? सर सेक्शन 21 का पहला क्लॉज, एनी टैक्स रेट सेस that is paid or payable in Pakistan or in outside Pakistan that is levied on the profit and gain of a business or as a percentage of profit and gain of a business would not be allowed as an admissible deduction। कोई भी टैक्स, कोई भी रेट, कोई भी सेस जो कि किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन के ऊपर या बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन की परसेंटेज पे कैलकुलेट हो, सर वो हम एज अ कॉस्ट, वो हम एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर हमने इनकम टैक्स पे किया है, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत पॉइंट रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन 21 का सेकंड क्लॉज अप्लाई होगा। यहाँ पे सेक्शन 21 का सेकंड पॉइंट अप्लाई होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई विदहोल्डिंग सफर की है तो उस विदहोल्डिंग को आप एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो 1,10,000 रुपए की हमने विदहोल्डिंग सफर की है, ये हम एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते, ये हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। लेकिन कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी एक नॉर्मल टैक्स है, ये आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर डेप्रिशिएट हो रहा होगा। किसी ने कहा क्या मैं इस 1,10 को अपनी टैक्स लायबिलिटी से माइनस करूंगा? यस, ये आपका विदहोल्डिंग टैक्स। तो 21,10,000 से आप इनकम टैक्स हटाओगे तो 2 मिलियन बच जाएगा। 2 मिलियन के ऊपर आप इनिशियल अलाउंस, डिपॉजिट, इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और इस 1,10 को एज अ विदहोल्डिंग टैक्स क्लेम करोगे। क्या ये समझ आता है? मैं आगे बढ़ता है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पेमेंट ऑफ 3,80,000 to a local hotel for holding Eid Milan party for employee, key customers and their families। क्या करेंगे? सर अलाउ करवाएंगे। पेमेंट ऑफ फिक्स मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 1.5 लाख टू ईच पार्टनर, ये अलाउ नहीं होगा। पेमेंट ऑफ 1,80,000 एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड पेमेंट ऑफ 1,80,000 for the purchase of software on 1st January X9। Software is expected to be used for 15 years। 1,80,000 रुपए एक साथ एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, इसे अंडू कर देंगे और इसके ऊपर जो भी 15 साल की लाइफ पे फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलेबल फॉर यूज अमोर्टाइजेशन बनेगा वो हम क्लेम करेंगे। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल चार्जेस माइनस हुए हैं, यानी ये एक्सपेंस है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ 3,60,000 and this 3,60,000 is net of 10% deducted tax deducted by the bank earned by the firm on its saving account। कहते हैं इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में 3,60,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट नेट हुई भी है और इस इंटरेस्ट इनकम का जो ये 3,60,000 रुपए का अमाउंट है ये नेट ऑफ टैक्स है। तो चूंकि ये पुराना सवाल है ना तो इसलिए यहाँ पे 15% लिखा है आज की तारीख में ये रेट, सॉरी चूंकि ये पुराना सवाल है इसलिए यहाँ पे 10% लिखा है
आज की तारीख में रेट कितना हो गया है? अब इस एक्सपेंस के नंबर में 3,60,000 नेट हुआ हुआ है, 3,60,000 की इनकम नेट हुई हुई है। तुम ये बात जानते हो कि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर अगर विद होल्डिंग हो तो ये प्रॉफिट ऑन डेट एफटीआर में टैक्स होता है। अब सवाल ये है कि मैं इस 3,60,000 की अमाउंट को पीबीटी में ऐड करूंगा या लेस करूंगा, ये जानते हुए कि फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ लेस हुआ हुआ है। लॉजिकली सोचे, मैं इस 3,60,000 की इंटरेस्ट इनकम को इस पीबीटी में से हटाने के लिए ऐड करूंगा या लेस करूंगा, ये जानते हुए कि फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ माइनस हुआ हुआ है। क्या कुछ भी नहीं करेंगे? एक और ट्रीटमेंट, या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। सर हम लेस करेंगे, क्योंकि देखो ये तुम्हें कह रहा है कि फाइनेंशियल चार्जेस नेट हुआ हुआ है, यानी इसका पता है कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। इसमें इंटरेस्ट इनकम नेट हुई 3,60,000, और इन दोनों का जो नेट बना ना, वो बना 15,740। तो फेस पे तुम्हें 15,740 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है? एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है, इंटरेस्ट इनकम प्लस हुआ है। तो पीबीटी में वो एडिड है, तो हटाने के लिए तुम ऐड नहीं करोगे, हटाने के लिए तुम उसे लेस कर रहे होगे। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? सर एक बात दोबारा बताएं। सर हमारे पास पीएनएल के फेस पे हमें फाइनेंशियल चार्जेस का एक्सपेंस दिखाई दे रहा है जो कि माइनस हुआ हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में लिखता है कि फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। यानी कि ये जो 15 मिलियन का अमाउंट है ना, ये नेट हुआ हुआ है। एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ और है। उस इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंटरेस्ट इनकम नेट हुई, और तुम्हें मुंह पे इतना नजर आ रहा है, तुम्हें फेस पे 15 मिलियन नजर आ रहा है, लेकिन इस 15 मिलियन के पीछे क्या है? सर इस 15 मिलियन के पीछे इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है, इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई हुई है। तो अगर इसमें इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई हुई है तो वो पीबीटी में भी एडेड है, तो हटाने के लिए मैं उसे ऐड नहीं करूंगा बल्कि लेस करूंगा। क्या ये समझ पा रहे हैं हम सब? आगे कहता है, under the provision of income tax ordinance and rules made thereunder, compute the total income tax payable by MACE using the accrual basis of accounting. Show all relevant exemption, exclusions and disallowances. तो इस सवाल के इस हिस्से में तो सिर्फ हमें इस ईओपी की इनकम लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है। फिर इस सवाल का सेकंड हिस्सा भी है जिसमें हमें जैन की डेट वर्किंग करनी है, लेकिन अभी मैं इसे रीड नहीं कर रहा, पहले मैं ईओपी वाला हिस्सा सॉल्व कर लेता हूं। हमारे पास स्प्रिंग 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्या करें, अब सॉल्व करें, नमाज की ब्रेक के बाद करें? क्या फ्लो क्या आएगा? टूट जाएगा फ्लो तो। कसा तो नहीं होगी ना सर? कसा कितने बजे होती है? 4 बजे। पहले सॉल्व कर लेंगे। सर अभी मैं आपको जाने दूं, फिर आपका नमाज में ध्यान न लगे कि सवाल कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 19 पार्ट ए। फर्म का नाम है हमारे पास मास इंटरप्राइजेस, जो कि एक रेजिडेंट ईओपी है। और टैक्स ईयर है हमारे पास 2009। लार्जली हमारे पास इस सवाल में इनकम फ्रॉम बिजनेस का डेटा है।
सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 13.87 मिलियन 13,870,000। हमारे पास इस जगह पे तो कोई डाटा गिवन नहीं था, यहां से चीजें स्टार्ट हो रही थी। अब देखिए पॉइंट नंबर वन की वर्किंग ना, पॉइंट नंबर वन की वर्किंग में ऑलरेडी कर चुका हूं। मैंने प्राइम कॉस्ट मेथड का टी अकाउंट बनाकर परचेजेस कैलकुलेट की थी, फिर मेथड चेंज करके नया कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे कि इस पीबीटी में ये वाले कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हुआ है, तो इसे मैं कर दूंगा ऐड। कॉस्ट ऑफ सेल्स कर सकते हैं, ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर द प्राइम कॉस्ट मेथड, वो कितना है 91,260, और फिर लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसमें हमने प्राइम कॉस्ट मेथड को एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड में शिफ्ट कर दिया, वो हमने कैलकुलेट किया था 89,960। ठीक है, समझ आ रहा है ना ये सबको। इसके बाद पॉइंट नंबर टू में कॉस्ट ऑफ मशीनरी शामिल थी, तो इसे हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है मशीनरी की कॉस्ट 2,110,000, और इसे हम आगे जाके डेप्रिशिएट करेंगे। फिर हमारे पास 3,80,000 रुपए ईद मिलन पार्टी के हैं, ये हमें अलाउ होंगे। फिर हमारे पास, इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाओ कि डिफरेंस ऐड होगा लेस होगा, नेट में करने की होशियारी ना करो तो बेहतर है अलग अलग कर लेना। मैं इसीलिए नेट नहीं करता क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐड करना है लेस करना है, और एक रूल भी नहीं है कहीं पे ऐड होगा कहीं पे लेस होगा। ईद मिलन पार्टी अलाउ होगा, अलाउ होगा ना। हाँ, फिक्स मंथली रेम्युनरेशन दोनों पार्टनर को 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिली है, तो हमारे पास सैलरी टू पार्टनर 1.5 लाख। कितने, दो पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, 3 पार्टनर और 12 महीने, है ना। 12 महीने पे करेंगे ना, फर्म तो हमेशा से चल रही थी। 3 पार्टनर थे, 1.5 लाख रुपए की एक पार्टनर की सैलरी है, तो 1.5 लाख इंटू, सर ये 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी है इसलिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 5.4 मिलियन। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर की पेमेंट 180। फिर हमारे पास इंटरेस्ट इनकम 360। हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, यस। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अभी हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिया। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना बन रहा है, 22,500,000। ऐसा ना हो कि नमाज के चक्कर में हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, समझ ही ना आ रहा हो आप लोगों को। यही है ना, सही है ना, समझ आ रहा है ना मैं। अब हम लेस करेंगे इनिशियल अलाउंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट 2.11 मिलियन थी, लेकिन इसमें 1,10,000 इनकम टैक्स के थे वो हटा देंगे, तो ये 2 मिलियन का 25%, 5 लाख। फिर इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, ये कैलकुलेट होगा 2 मिलियन की कॉस्ट माइनस 5 लाख का इनिशियल अलाउंस, तो ये WDB आ गया, इसका 15%, 2,25,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वाले पॉइंट में लिखा था कि 1,80,000 का सॉफ्टवेयर है, 15 साल की लाइफ है, 1 जनवरी X9 पे ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ,
तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, मई अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 30 दिन। सर 6/12 कर लें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करें, क्योंकि अमोर्टाइजेशन में जो फॉर्मूला है ना, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि 6/12 करें। ये जरा कैलकुलेट करते हो। 5,9 बस, या 000, 5,951, 5,951। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, यही हमारी टोटल इनकम बन जाएगी, यही हमारी टू 1,769,049, 2,1,769,049, सही है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि सरचार्ज भी कैलकुलेट होगा यहाँ पे। पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एज पर स्लैब। तो अगर स्लैब रेट अप्लाई करें 2,1,769,049 पे, तो वो आएगा 16,10,000 प्लस 2,1,769,049 माइनस 5.6 मिलियन का 45%, कितना 8,886,007। समझ आ रहा है ना सबको। इस इसी में ऐड कर देंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो वो आ जाएगा 888,607। फिर इसी में ऐड कर देंगे फाइनल टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। देखो प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट 3,60,000 नेट ऑफ 15% टैक्स है, तो यहाँ पे तो जक़ात है ही नहीं, तो सिंपली 3,60,000 डिवाइडेड बाय 85% मल्टीप्लाई बाय 15%। वो 90% इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने 10% को ही चेंज करके 15 कर दिया। 6,359, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। 9,838,208। इस टैक्स लायबिलिटी से हम माइनस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्सेस। सवाल में दो विदहोल्डिंग टैक्सेस थे, एक तो मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर 1,10,000 रुपए का टैक्स था, और एक हमारी इंटरेस्ट के ऊपर 15% विदहोल्ड हुआ था, 6,3,529। तो ये हो जाएगा 1,73,529। ये माइनस करने के बाद हमारे पास टैक्स पेबल आ जाएगा। सर किसी को ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सब समझ आ रहा है। अमोर्टाइजेशन मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है कि 1,80,000 रुपए की सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी, 15 साल की यूजफुल लाइफ थी, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15, एक साल का अमोर्टाइजेशन आ गया। ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज था 1 जनवरी X9 पे, तो 1 जनवरी X9 से 30 जून 2009, नंबर ऑफ डेज न्यूमरेटर में रखे, डिवाइड में 365 रख दिया। उमायमा ईद मिलन पार्टी अलाउड है, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पीपीटी कैलकुलेट करते वक्त वो ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। जो चीज पीपीटी में ऑलरेडी माइनस हुई हुई है, और अगर इसमें दोबारा माइनस कर दूं वो तो डबल अलाउ हो जाएगा ना। हिना कर सकते हैं 6/12 भी। कितना आ रहा है टैक्स पेबल? 9,664,6,7। सर समझ आ रहा है मैं यहाँ तक? अब हाथ बांध के बैठिए, कॉपी नहीं करना आपने। हो गया।
विदहोल्डिंग टैक्स हमारे पास बड़ा सिंपल सा था सवाल में। एक जो हमारे पास मशीनरी वाली एडजस्टमेंट थी उसमें 1,10,000 रुपए का इनकम टैक्स था, और एक प्रॉफिट ऑन डेट पे हमारा 15% के हिसाब से 63,529 विदहोल्ड हुआ था। तो ये दोनों मैंने विदहोल्डिंग टैक्स में दिखा दिए। नहीं मिनाइल, हम डायरेक्ट 15% से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 3,60,000 का अमाउंट नेट ऑफ टैक्स है। नेट ऑफ टैक्स का मतलब है कि प्रॉफिट ऑन डेट से 15% माइनस होने के बाद 3,60,000 है, तो हमें क्रॉसअप करना पड़ेगा, 85% से डिवाइड करना पड़ेगा। मोहम्मद, एडजस्टमेंट करते वक्त मैंने 3,60,000 ही माइनस किया, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते वक्त मैंने क्रॉसअप किया। ऐसा इस वजह से कि प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट पे लगता है, लेकिन अदर इनकम में फाइनेंशियल चार्जेस में अदर इनकम में जो इंटरेस्ट इनकम शामिल थी वो 3,60,000 थी। तो अगर गलत अमाउंट शामिल है तो मैं हटाने के लिए भी गलत अमाउंट को ही बार करूंगा, और फिर सही अमाउंट पे जो टैक्स बनेगा वो सही अमाउंट या कैलकुलेट कर ली। चूंकि इनकम में नेट ऑफ टैक्स अमाउंट शामिल थी तो मैंने नेट ऑफ टैक्स अमाउंट को ही बार किया और टैक्स कैलकुलेट करते वक्त क्रॉस किया। यहां देखें सर, हमने एओपी की टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास शेयर ऑफ पार्टनर हमें कैलकुलेट करना है। शेयर ऑफ पार्टनर कैलकुलेट करने के लिए मैं ईओपी की टैक्सेबल इनकम लूंगा। ईओपी की टैक्सेबल इनकम कितनी है? 21769,049, 21769,049। कुछ अमाउंट 21769,049, कुछ अमाउंट पार्टनर ऑलरेडी सैलरी की मद में ले जा चुके थे। वो कितना था? 5.4 मिलियन। तो ये हम माइनस कर देंगे, लेस ऑलरेडी टेकन एज सैलरी 5.4 मिलियन। ये हटाने के बाद हमारे पास नेट डिविजिबल इनकम आ जाएगी। कितनी? 16369,049। अच्छा, अब हमें इस सवाल के अगले पार्ट में सिर्फ जैन की वर्किंग करनी है, तो सिर्फ जैन का भी हिस्सा कैलकुलेट कर लूं काफी है। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा है कि तीनों पार्टनर का हिस्सा बराबर है। कहाँ लिखा था? ये रहा, ऑल पार्टनर शेयर इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप जैन का हिस्सा कैलकुलेट करें या किसी भी एक पार्टनर का कैलकुलेट करें, बात एक ही है। तो शेयर ऑफ ईच पार्टनर कैसे कैलकुलेट होगा? 16369,049 डिवाइडेड बाय 3 प्लस हर पार्टनर को सैलरी कितनी मिली थी? 1.5 लाख रुपए 12 महीने ईच। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास हर पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा, फिर चाहे वो जेन हो या जो दो और थे। मुस्तफा अली, जरा देखो कितना बन रहा है। 7,256,350। ये हमारे पास हर पार्टनर का इंडिविजुअल शेयर आ गया। कॉपी करें तो फिर जैन की वर्किंग रीड, जैन का डेटा रीड करते हैं और उसे भी सॉल्व करना है। जी वासिक, आपके सवाल का जवाब यस है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इस सवाल के सेकंड पार्ट पे आता है। सर खामोश हो जाए प्लीज। यहां देखें, इस सवाल के सेकंड पार्ट में हमें कहता है, बिसाइड द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम मेस, Zan has received the following amount from his employment with Hassan Pakistan Limited during the year 2009। इस यूपी का जो एक पार्टनर है ना जैन, ये इस यूपी के पार्टनर के साथ साथ एक कंपनी हसान पाकिस्तान लिमिटेड में जॉब भी करता है, और इसकी हमें सैलरी का डेटा दिया हुआ है। मंथली सैलरी है 2 लाख रुपए, रिम्बर्समेंट ऑफ 3.5 लाख फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल फॉर हिम एंड इज डिपेंडेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या चीज है?
मेडिकल अलाउंस है या मेडिकल फैसिलिटी है? सर ये मेडिकल फैसिलिटी है। क्या ये मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत है या वन ऑफ है? सर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर दिला के दे रहे हैं तो उसका मतलब है ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही है, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। ऑन 31 मार्च X9 he purchased a car from the company for rupees 1,10,800 and the market value of the car on 31 March X9 was 2.5 लाख। कंपनी ने 2.5 लाख की वैल्यू की कार इसे 1,10,000 में दे दी, तो इन दोनों का डिफरेंशियल भी हमारी सैलरी में टैक्स हो जाएगा। तो बहुत आसान सी वर्किंग है यहाँ। हमारे पास स्प्रिंग 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। जैन हमारे पास पार्ट मतलब जैन की वर्किंग करनी है हमें, जो कि रेजिडेंट यूपी है, सॉरी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और टैक्स ईयर है हमारे पास X9। जैन की हमारे पास सैलरी इनकम का डेटा दिया हुआ है। सर मंथली सैलरी है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 24 लाख रुपए। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन उसे मैं एग्जाम्प्ट में शो करूंगा, और एक ट्रांसफर ऑफ कार है, ट्रांसफर ऑफ कार। 2.5 लाख की कार की मार्केट वैल्यू है, और इसको ये 2.5 लाख की कार दी है 1,10,800 में। कितना हो गया 2.5 लाख और 1,10,800 का डिफरेंस? 139,200। तो इसकी सैलरी इनकम कितनी आ जाएगी? सैलरी इनकम आ गई 2539,200। इसके अलावा इसके पास 2 एग्जेम्प्ट इनकम है। एक इसके पास मेडिकल फैसिलिटी है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो मेडिकल फैसिलिटी थी 3.5 लाख की। और दूसरा हमारे पास शेयर ऑफ यूपी है। शेयर ऑफ यूपी कितना था? 7256350, 7256350। तो ये हमारे पास एग्जाम इनकम का टोटल आ जाएगा, देखो कितना। याद देखें, इसकी सैलरी इनकम आ गई 2539,200, एग्जाम इनकम आ गई 7606,350। इन दोनों का टोटल टोटल इनकम बन जाएगा। टोटल इनकम कितना है? 2539,200 प्लस 7606,350। अब यहाँ देखें, यहाँ भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। कुछ नंबर्स ऐसे कैलकुलेट हुए हैं कि टोटल इनकम आ गई 10,145,550। इससे मैं लेस करूंगा पूरी एग्जाम्ड इनकम। इसकी एग्जाम्ड इनकम कितनी है? 7606,350। और जब आप एग्जाम्ड इनकम को माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 2539,200। अब देखें, बजाय इसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से कम है, यानी कि जैन के ऊपर अपने ऊपर तो सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा। सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका सैलरीड नॉन सैलरीड का स्टेटस भी देखना है। सैलरी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये भी देखना है कि जैन सैलरीड है नॉन सैलरीड है। ये मालूम करने के लिए
हम सैलरी को डिवाइड करते हैं टैक्सेबल इनकम से, टोटल इनकम से नहीं। अगर मैं सैलरी इनकम देखो, इसकी सैलरी इनकम कितनी है, 2539,200, 2539,200, और टैक्सेबल इनकम कितनी है सर, वो भी 2539,200 ही है। यानी कि ये 100% आ गया, यानी कि जैन का स्टेटस सैलरीड इंडिविजुअल है। ठीक है, जैन का स्टेटस सैलरीड इंडिविजुअल। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी। देखिए बहुत सारे लोग यूपी के केस में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त डेढ़ होशियारी ये करता है कि वो टोटल इनकम पे स्लैब रेट अप्लाई कर देता है। आपको पता है कि हमें एक एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो हम टोटल इनकम पे डायरेक्ट स्लैब रेट अप्लाई करके एवरेज रेट कैलकुलेट कर ले। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पर आप जैन की टैक्सेबल इनकम लो और उसमें एग्जेम्प्ट इनकम नहीं, एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ एओपी ऐड करो, तो ये तुम्हारी टोटल इनकम नहीं बनेगी, ये कुछ और बनेगा। सर टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम है 2539,200 प्लस शेयर ऑफ ईओपी कितना है 7256,350। इन दोनों का टोटल देखो कितना है, 9795,550। देखिए ये 10 मिलियन से कम आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे हाइपोथेटिकल टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें सरचार्ज इंक्लूड नहीं होगा। और स्लैब रेट कौन सा लगाएंगे सर, जैन का स्टेटस कौन सा है, सेल इंडिविजुअल। तो अगर हम स्लैब रेट की तरफ जाएं, तो हमारे पास टैक्स एज पर स्लैब, जरा 9795,550 पे सेल इंडिविजुअल का स्लैब अप्लाई करो। 7 लाख प्लस 7 लाख प्लस दिस अमाउंट माइनस 4.1 मिलियन इंटू 35%। हाँ 35, 4.1 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट पे 35 प्लस 7 लाख। पहले कैलकुलेटर में ये लिखे हैं, उसमें से माइनस करें 4.1, जो आया उस पर लगाए 35, फिर उसमें प्लस कर दे 7 लाख। यही बन रहा है ज्यादातर लोगों के पास, 2693443। अब हम इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स दैट इज 2693443 डिवाइडेड बाय 9795,550 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम थी इसकी 2539,200। 698, ये हमारे पास जैन की टैक्स लायबिलिटी आ गई है। तो यहां तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी कर लें इससे, तो फिर हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे।